9 जून 2024 कर्नाटक के बेंगलुरु के कामाक्षी पालिया के इलाके में एक सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पास ही के एक नाले में पड़ती है। वो देखता है कि काफ़ी सारे कुत्ते मिलकर एक डेड बॉडी को नोच रहे हैं। ये देखकर उस सिक्योरिटी गार्ड के तो होश उड़ जाते हैं। वो घबराने लगता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो जल्दी से लोकल पुलिस को इस घटना के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद पुलिस वाले वारदात वाली जगह पर आते हैं और सबसे पहले उस बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मरने वाले को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच रही होगी, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल था कि उसकी नेचुरल डेथ हुई थी या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है। और अभी तक उस मरने वाले इंसान की पहचान भी नहीं हो पाई थी कि आखिर वो कौन है, और ना ही उसके पास से कोई ऐसा आइडेंटिटी कार्ड मिला जिससे कि उसके बारे में या फिर उसके घर वालों के बारे में पता किया जा सके। पुलिस वाले अब उस मरने वाले इंसान की जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले अपने आसपास के थानों से ये पता किया जाता है कि क्या किसी ने किसी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिर लकीली एक मिसिंग रिपोर्ट सामने आती है, जिससे कि ये पता चलता है कि एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 35 साल है और नाम रेणुका स्वामी है, वो 8 जून से लापता है और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। रेणुका स्वामी की मिसिंग रिपोर्ट उसकी मां ने चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। फिर रेणुका स्वामी की मां से कांटेक्ट किया जाता है और उस महिला के द्वारा उस डेड बॉडी की पहचान कराई जाती है। वो महिला अपने बेटे को पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा रेणुका स्वामी ही है, और फिर वो फूट फूट कर वहीं पर रोने लग जाती है। हालांकि अब उस बॉडी की पहचान तो हो गई थी, लेकिन अभी ये मामला और भी ज़्यादा उलझने वाला था, क्योंकि अगर आप साउथ इंडियन मूवीज़ के दीवाने हैं तो आपने इस एक्टर को तो ज़रूर देखा होगा, जो कि अपनी फिल्मों से लोगों के दिलों में राज करते हैं। इनका नाम है दर्शन थोगुदीपा, जो कि साउथ के जाने माने एक्टर्स में से एक हैं, और जिनकी सच्चाई जानने के बाद आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हैरानी होने वाली है, क्योंकि रियल लाइफ में हीरो कहलाने वाले दर्शन आज के समय में रियल लाइफ में सबसे बड़े विलन बन चुके हैं। तो अब रेणुका स्वामी, जो कि हम सभी की तरह एक आम इंसान थे, उसका इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। यकीन मानिए, इसके पीछे की सच्चाई और जो वजह निकल कर आती है वो आप सभी के होश उड़ा देने वाली है। तो हेलो गाइज, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे एक एक्टर, एक सुपरस्टार, एक कातिल बन गया। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेणुका स्वामी हम सभी की तरह एक आम इंसान था, जो कि एक फार्मेसी की दुकान पर काम करके अपना गुजारा किया करता था, और इसीलिए पुलिस वालों को अभी तक ये केस बिल्कुल नॉर्मल केस की तरह लग रहा था, जो कि आए दिन हम सभी को देखने को मिलते ही रहते हैं। खैर, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे ये साफ पता चल जाता है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि किसी की साजिश के तहत रेणुका स्वामी को बुरी तरह से पीट पीट कर मार दिया गया था। पुलिस वाले अब अपराधी की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन फिर अगली सुबह यानी कि 10 जून को अचानक से पुलिस स्टेशन में 3 लोग आकर खुद को सरेंडर करते हुए कहते हैं कि रेणुका स्वामी, जिसकी बॉडी आपको नाले पर पड़ी हुई मिली थी, उसे हमने मारा है। और इसके पीछे की वजह उन्होंने पैसों का लेन देन बताया कि रेणुका स्वामी हमारे पैसे नहीं लौटा रहा था, और इसी बात को लेकर हमारी बहस हो गई और गुस्से में आकर हम तीनों ने मिलकर उसे मार डाला। अब 3 अपराधी पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस के सामने खड़े होकर खुद का अपराध कबूल कर रहे हैं। ये कोई आम बात तो नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो वो उसे छिपाने की और उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा होता हुआ नजर आ रहा था। और जनरल सी बात है कि अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करके अकेला सरेंडर कर रहा होता तो ये बात तो समझ में भी आती, लेकिन यहाँ पर 3 अपराधी थे। तीनों की एक जैसी थिंकिंग कैसे हो सकती है, और तीनों एक साथ सरेंडर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रहा था, और इसीलिए फिर पुलिस वालों ने उन तीनों को अलग अलग बैठाकर उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। तो किसी भी सवाल का जवाब उन तीनों ने एक जैसा नहीं दिया। वो तीनों हर सवाल का अलग अलग जवाब दे रहे थे, जिससे कि ये साबित हो गया था कि इन तीनों ने मिलकर इस कत्ल को अंजाम नहीं दिया, और इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है, और ये तीनों उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंटरोगेशन के बाद इन तीनों की कॉल हिस्ट्रीज को चेक किया जाता है,
जिससे एक बहुत ही हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आता है, क्योंकि उन तीनों में से एक की कॉल हिस्ट्री में वो नंबर पाया गया जो कि सुपरस्टार दर्शन का था, और इस नंबर पर उसने कई बार बातचीत की थी, और वो भी तब जब यह घटना हुई थी। यानी कि उन 48 घंटों के दौरान कई बार उस नंबर से इधर कॉल आया और इधर से कॉल किया भी गया था। और ये बात अपने आप में ही काफ़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि आप खुद सोच कर देखो कि एक क्रिमिनल का और एक सुपरस्टार का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। हालांकि इस बात को कंफर्म करने के लिए उस सुपरस्टार दर्शन की लोकेशन को और उन तीनों क्रिमिनल्स की लोकेशन को ट्रैक किया गया, तो ये पता चला कि जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था तब वो आपस में कई बार मिले थे। लेकिन अभी सारी सच्चाई का सामने आना बाकी था, इसलिए अब उस आरोपी से पूछताछ किया जाता है जिस आरोपी के मोबाइल में दर्शन का कांटेक्ट मिला था और जिसने दर्शन से कई बार बात भी की थी। उसके साथ सख्ती से पूछताछ करने पर वो सारी वारदात को बयान कर देता है, और यहीं से एक नई कहानी का जन्म होता है जिसे कि आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। दरअसल ये कहानी आज से लगभग 10 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, जब दर्शन के लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम है पवित्रा गौड़ा। वैसे तो ये लड़की फिल्म स्टार बनने के लिए आई थी, लेकिन ये बात अलग है कि अभी तक वो स्टार भी नहीं बन पाई। लेकिन हाँ, दर्शन के साथ इसकी दोस्ती हो चुकी थी और उन्हीं की वजह से इसको फिल्मों में छोटे मोटे काम मिलने शुरू हो गए थे। फिर आगे कुछ सालों के बाद पवित्रा ने एक लड़के से शादी कर ली, जिससे उसे एक बेटी भी हुई, लेकिन आगे चलकर उसके पति के साथ उसकी अनबन हुई और ना बनने के कारण दोनों ने फिर डिवोर्स ले लिया। हालांकि बच्चे की कस्टडी पवित्रा ने रखी और पवित्रा अपनी बेटी के साथ रहने लगी। अब इतना कुछ होने के बाद भी दर्शन के साथ इसकी दोस्ती कम नहीं हुई, बल्कि डाइवोर्स के बाद तो इनकी दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। लेकिन पवित्रा गौड़ा और दर्शन की दोस्ती एक आम इंसान की हत्या तक कैसे पहुंचती है, ये जानने से पहले मैं आप सभी को दर्शन के कुछ डार्क रियलिटी के बारे में बताना चाहूँगा। दरअसल सुपरस्टार दर्शन अभी कोई पहली बार ऐसे मामलों के कारण सुर्खियों में नहीं आए हैं, बल्कि इससे पहले कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी वजह से ये सुर्खियों में आते ही रहे हैं। जैसे कि 2011 में इनकी पत्नी विजया लक्ष्मी ने इनके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए इन्हें गिरफ्तार करवाया था। और इतना ही नहीं, इनकी पत्नी ने शिकायत में बुरी तरह से टॉर्चर की डिटेल के साथ सिर पर चोट मारने की बात भी बताई थी। हालांकि ये मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझ गया था, पर दर्शन ने अपने बिहेवियर को लेकर पब्लिकली अपने फैंस से माफी भी मांग ली थी। लेकिन 2016 में फिर से विजय लक्ष्मी ने पुलिस में दर्शन के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र बर्ताव के लिए शिकायत दर्ज करवाई थी। इससे ये तो साबित हो गया था कि उसके पर्सनल लाइफ में कभी भी कुछ खास ठीक चला ही नहीं। जिसके बाद साल 2021 में इसने मैसूर के एक वेटर को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था, और इस मामले को दबाने के लिए इसने उस वेटर को 50,000 रुपए भी दिए थे, जिससे कि ये मामला दर्ज नहीं हो पाया था। फिर उसी साल यानी कि 2021 में ही एक प्रोड्यूसर ने दर्शन के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाया था। फिर 2022 में दर्शन ने अपनी फिल्म क्रांति के प्रमोशन के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर कई लोगों को काफी बुरा लगा कि लोगों के दिलों में राज करने वाला एक इंसान कैसे खुलकर ऐसा बयान दे सकता है। हालांकि जनता ने भी उसका काफी विरोध किया था और एक फैन ने तो उसके ऊपर चप्पल भी फेंक दी थी, क्योंकि दर्शन का बयान ही कुछ ऐसा था कि भाग्य की देवी हर रोज दरवाजा नहीं खटखटाती, इसलिए जब वो आए तो उसे कस कर पकड़ लो और घसीट कर बिना कपड़ों के उसे अपने बेडरूम में बंद करके रखो। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके कारनामे यहीं खत्म नहीं होते, बल्कि पिछले साल यानी कि साल 2023 में दर्शन पर यह आरोप लगा था कि उसने अपने घर के पास गाड़ी पार्क करने वाली एक महिला वकील पर अपने कुत्ते छोड़ दिए थे, और इसीलिए दर्शन के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 289 के तहत लापरवाही का केस भी दर्ज किया गया था। इसी के साथ इसके ऊपर और भी कई सारे आरोप लगे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा और सबसे गंभीर मामला रेणुका स्वामी का आया। दरअसल दर्शन के लाखों चाहने वालों में से एक रेणुका स्वामी भी था। इनफैक्ट वो दर्शन का बहुत बड़ा वाला फैन था और दर्शन से मिलने के लिए वो हमेशा उतावला रहता था, और बाकी सभी फैंस की तरह वो भी उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान रखता था। और वो बस ये चाहता था कि उसकी दोस्त यानी कि 10 साल पहले मिली पवित्रा गौड़ा से वो ज़्यादा नज़दीकियाँ ना बढ़ाए और अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के साथ ही रहे।
लेकिन जब पवित्रा गौड़ा ने 10 साल हो जाने के बाद एक पोस्ट करके ये बताया कि उसके और दर्शन के रिश्ते को अब 10 साल हो चुके हैं, तब रेणुका स्वामी ने अपनी भड़ास को निकालते हुए उस पोस्ट के नीचे उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर यह भी आरोप है कि उसने आगे चल के सीधे डीएम में जाकर पवित्रा गौड़ा को उल्टे सीधे डीएम करना भी शुरू कर दिया था। और इन्हीं सारी बातों से परेशान होकर पवित्रा गौड़ा ने दर्शन को ये सारी बातें बताते हुए कहा कि आपका ये फैन मुझे बहुत ही उल्टी सीधी बातें लिखता है, और बहुत सारी इधर उधर की बातें बताकर वो दर्शन को कुछ करने के लिए उकसाने लगती है। अब पवित्रा गौड़ा के उकसाने पर दर्शन जैसे तैसे करके रेणुका स्वामी का सारा बायोडेटा निकलवाता है, जिसके बाद वो राघवेंद्र, जो कि उसकी एक फैन क्लब का प्रेसिडेंट है, उसे रेणुका स्वामी को किडनैप करके बेंगलुरु लाने का ऑर्डर देता है। और इसी के साथ इस काम के बदले उसने राघवेंद्र को 30 लाख रुपए भी दिए थे। फिर 8 जून की सुबह रेणुका स्वामी को फार्मेसी जाते वक्त राघवेंद्र और उसके कुछ साथियों के द्वारा रोका गया और उसे ये कहकर साथ चलने को कहा गया कि वो उसे दर्शन से मिलवाएंगे। अब क्योंकि स्वामी दर्शन का पहले से ही एक फैन था, इसलिए ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और ये झूठा झांसा देकर वो लोग रेणुका स्वामी को किडनैप कर लेते हैं। सबसे पहले वो लोग रेणुका स्वामी को दर्शन के मैसूर वाले फार्म हाउस में लेकर जाते हैं और अभी तक रेणुका स्वामी को यही लग रहा था कि जिसका वो बहुत बड़ा फैन है, आज वो उसे अपनी आंखों के सामने देखने वाला है। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि जिसका वो इतना बड़ा फैन है, वो आज उसी के सामने उसी के साथियों से बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला था। फिर थोड़ी ही देर बाद रेणुका स्वामी के आंखों के सामने आके दर्शन खड़ा हो जाता है और अब दर्शन की आंखों के सामने रेणुका स्वामी को उसके आदमी बेल्ट और डंडों से पीटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर रेणुका स्वामी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। फिर काफी मारपीट करने के बाद अब रेणुका स्वामी को फिर से मैसूर से उठाकर वापस कामाक्षी पालिया के एक इलाके में रखा गया। इस बार दर्शन ने भी रेणुका स्वामी को खुद जी भर कर पीटा और जब उसका मन भर गया तब मौत का फरमान देकर वो वहां से चला गया और उसके पीछे से उसके आदमियों ने पीट पीट कर रेणुका स्वामी को मार डाला। अब अगर इंडिया टुडे की माने तो जिन लोगों ने भी रेणुका स्वामी को मारा था, उनमें से एक ने अपने जानकार पुलिस ऑफिसर को कॉल करके ये पूछा था कि आखिर इस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएं, जिस पर उस पुलिस ऑफिसर ने यह आइडिया दिया था कि उसे नाले में फेंक दो ताकि वो बहकर कहीं दूर चला जाए। लेकिन उनकी किस्मत ऐसा नहीं हो पाया। इसी के साथ वो 3 लड़के जो थाने में जाकर अपना जुर्म कबूल कर रहे थे, उन्हें 5-5 लाख रुपए का लालच दिया गया था और खुद को सरेंडर करने के लिए कहा गया था। इसी के साथ दर्शन ने अपना पूरा जोर लगाया था खुद को बचाने के लिए, यहाँ तक कि वो गृह मंत्रालय तक भी पहुंच गया था। लेकिन इस केस को लीड कर रहे सख्त और ईमानदार एसपी और कमिश्नर की वजह से ना सिर्फ ये केस इतनी जल्दी सॉल्व हो पाया, बल्कि मीडिया के सामने भी आ गया। अब एज पर मीडिया रिपोर्ट पुलिस ने दर्शन और पवित्रा को मिलाकर टोटल 16 लोगों को अरेस्ट किया है। हालांकि इस केस में पवित्रा को फर्स्ट एक्यूज्ड और दर्शन को सेकेंड एक्यूज्ड ठहराया गया है, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर पवित्रा ने दर्शन को उकसाया नहीं होता तो शायद रेणुका स्वामी आज जिंदा होता। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। इस केस के रिगार्डिंग आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।